हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BHDLA 135 की, जिसकी बुक का नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ध्यान रखना ये वीडियो वन शॉट रहने वाली, यानी कि एक बारी में ही इस सिंगल वीडियो से आपका जो बुक है, जो सब्जेक्ट कोड है BHDLA 135, आपका कवर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस साल भी आने के चांस है वो मैंने इंक्लूड कर लिया इस वीडियो में, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिंपल से जाके अपने एग्जाम में बैठ जाना, आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी क्वेरी है तो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। आगे हम बात करें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट्स, जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण संबंधी नियमों का परिचय दीजिए। तो क्या बोला गया है, हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण संबंधी नियमों का परिचय दीजिए। ठीक है ना। वर्तनी क्या होती है, पहले वर्तनी का मतलब आपको पता होना चाहिए। वर्तनी का मतलब होता है जो शब्द है, ठीक है, लिखित रूप। ठीक है, शब्दों का लिखित रूप। ठीक है ना, लिखित रूप। ठीक है, वर्तनी का मतलब क्या होता है, लिखित रूप। ठीक है ना, तो हमें ये बताना है कि भाई हिंदी लिपि और जो वर्तनी होती है उसके मानकीकरण के नियम क्या है, मतलब कि हिंदी लिपि और वर्तनी के कौन कौन से नियम हैं जो मानने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखो, हिंदी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी, आपको पता है। ठीक है ना, और इसका मानकीकरण क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ताकि हिंदी को क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक समान रूप से पढ़ा और लिखा जा सके। यानी कि जो हिंदी लिपि की जो देवनागरी है, अब इसको जिस प्रकार से लिखा जाता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम को फॉलो करना है, ताकि क्या हो सके, हिंदी जो है उसको देश भर के जो विभिन्न किताबें हैं विभिन्न क्षेत्रों में उसको एक समान रूप से पढ़ा जा सके और लिखा जा सके। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो मानकीकरण के नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे मैं बात करूं, वर्तनिकी का मानकीकरण से मतलब क्या है कि हिंदी भाषा के शब्दों को एक निश्चित नियम के अनुसार लिखने का प्रावधान। ठीक है ना, तो मानकीकरण का मतलब क्या होता है कि हिंदी भाषा के जो शब्द है उनको एक निश्चित नियम या कुछ नियम हमें रूल्स फॉलो करने हैं, उन्हीं के अनुसार लिखना। ठीक है ना, जिससे क्या कोई भिन्नता और भ्रम ना हो, यानी कि शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए हमें क्या है, हमें वर्तनी के मानकीकरण के नियम को मानना होता है। अभी कौन कौन से होते हैं इसके हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखो, पहला आ जाएगा यहाँ पर स्वरों का स्पष्ट उच्चारण। ठीक है, जो स्वर होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, तो स्वर क्या होते हैं, उसका स्पष्ट उच्चारण करना होता है, इसका पहला ये होता है नियम। ठीक है ना, तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आपको पता है। ठीक है, जिनका सही रूप से क्या उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। इसको सही से उच्चारण नहीं करेंगे तो जो है भाषा में भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो इसलिए बोला है कि भाई स्वरों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, पहला नियम यही कहता है। ठीक है, और वर्तनी में क्या इनका सही प्रयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि अ, आ, ई और आदि। ठीक है ना, वर्तनी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, लिखना। ठीक है ना, वर्तनी का मतलब क्या होता है, लिखना। तो लिखने में भी क्या है, इनका सही उपयोग होना चाहिए। ठीक है, ये स्वर है, तभी क्या है, एक जो भाषा है जो हिंदी है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से रह पाएगी। ठीक है ना, उसमें कोई भ्रम और भिन्नता नहीं होगी। आगे देखो, अगला नियम है व्यंजन वर्णों का सही उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्यंजन वर्णों का सही उपयोग। तो इसमें क्या बता सकते हो कि हिंदी में आपको पता है 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर 11 होते हैं, मैंने बता दिए, और प्रत्येक व्यंजन का सही उच्चारण और वर्तनी में सही रूप में प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो 33 व्यंजन होते हैं, प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसका सही उच्चारण और वर्तनी उसकी ठीक करना, तो ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क, ख, ज और झ। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, इनके बीच में सब एक जैसे थोड़ी, इनके बीच में अंतर है, यानी कि इसका सही उच्चारण और इसको क्या सही तरीके से लिखना। तो क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन जो वर्ण है, ठीक है, जो वर्ण है उनका सही तरीके से उपयोग करना। ठीक है ना, अगर का की ध्वनि आ रही है तो का ही लिखना है। ठीक है ना, तो ऐसे खा नहीं लिख देना है। तो यहाँ पर यही बोला, जो व्यंजन वर्ण है उनका सही उपयोग। आया समझ, तो यहाँ पर यही बोला गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, अगला है अनुस्वार और अनुशासिक। अब ये क्या होता है, इससे पहले आपको अनुस्वार और अनुनासिक का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, जब आप कुछ भी वर्ड लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ कंबल। ठीक है, इस पे वाली बिंदु आ गई, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, आपने देखा होगा
फिर एक आता है हमारा अनुनासिक, जिसमें अपने ये वाली इसमें आ जाता है, ठीक है। हम जब लिखते हैं मान लो कुछ भी जिसमें हमारा ये वाला वर्ड आता है, जैसे कि मैं लिख दूँ चांद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है ना, समझ आया। तो जब इसका प्रयोग होता है ना तो वो ध्वनि नाक से निकलते हैं, इसको हम इसलिए अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया भाई अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। तो इसके प्रयोग के भी क्या होते हैं, मानकीकरण के कुछ नियम होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो अनुस्वार है और जो अनुनासिक है ये क्या है, वर्तनी के मानकीकरण के नियमों में इसका हिस्सा है ये, ठीक है ना। और जो ये अनुस्वार है कौन सा, ये वाला, ठीक है, जो इस बिंदु की हम बात करें इसको अनुस्वार बोलते हैं। तो इसके प्रयोग के क्या, जो इसका प्रयोग हम करते हैं वो 5 वर्गों के अंत में करते हैं या आधे अक्षर से पहले होता है, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो अनुस्वार का यूज हम करते हैं, इसका यूज हम करते हैं वो हम करते हैं 5 वर्गों के अंत में। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात कर लेंगे, या आधे अक्षर से पहले इनका यूज होता है इसका, ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अनुस्वार के 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, क च ट त प, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, अनुस्वार के 5 वर्ग होते हैं, तो इनके अंत में यूज होगा या तो आधे अक्षर से पहले यूज होगा, ठीक है, जो आधा होता है, ठीक है ना। जो आधा व्यंजन होगा तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो वर्ण आधा अक्षर होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं, या 5 वर्ग जो है उसमें यूज हम करते हैं। और अनुस्वार के 5 वर्ग होते हैं क च ट त और प, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि कंबल और गंगा, ठीक है ना। देखो तो ये 5 वर्ग में से ही आ गया, ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार 5 वर्गों में से ही आता है, ठीक है, अंत में आता है। तो यहाँ पर का था, का क्या था, 5 वर्गों में से एक था, तो चलो कंबल देख लो, तो ये का क्या है, 5 वर्गों में से एक है, तो इसके अंत में ही आ गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कंबल हो गया, ठीक है, आया समझ। और भाई हम बात करें अनुनासिक की, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, स्वर के साथ किया जाता है, ठीक है। जब स्वर होता है तो स्वर के साथ हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि देखो चांद और सांप, ठीक है ना। अब देखो ये चांद है, ये तो हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया, ठीक है ना, व्यंजन हो गया। अब ये जो है ना आ, तो ये तो हमारा स्वर है, ये स्वर की तो मात्रा है, ये आ की जो आवाज आ रही है यहाँ पर, तो ये आ क्या है, हमारे स्वर है ये, तो स्वर के साथ ही तो हमारा यहाँ पर आया है ये, तो यहाँ पर यही बोला गया है जो अनुनासिक होता है उसका प्रयोग स्वर के साथ किया जाता है, वो आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर स्वर के साथ ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे च था, मैंने स्वर जोड़ दिया, यानी आ की मात्रा जोड़ दी और यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लगा देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब स्वर के साथ क्या है, अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए चांद और सांप का हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये हमारा वर्ण है, सॉरी व्यंजन है, और ये हमारा क्या है, स्वर है, और तो उसके साथ हमारा ये अनुनासिक का प्रयोग कर लिया गया है, ठीक है ना, आ गया समझ। तो देखो आगे हम बात करते हैं संयुक्त अक्षर की, ठीक है ना। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अब हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि संयुक्त अक्षर से बनते हैं, जैसे कि श, ठीक है, त्र ज्ञ। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा बन जाता है क से और हमारा सा से, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बना, ये बना है। तो यहाँ पर यही बोला गया जो कई शब्द होते हैं वो संयुक्त अक्षर से बनते हैं, और इनका सही प्रयोग और इनकी सही पहचान क्या है, जो हमारा वर्तनी की जो मानकीकरण का हिस्सा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मानकीकरण का मतलब ये समझ लो, जो वर्तनी है ना उसका मतलब होता है लिखना, ठीक है, ठीक है। तो लिखने के लिए जो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको हम बोलते हैं मानकीकरण के नियम। ऐसे बहुत से नियम क्या दे रखे हैं, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट जो नियम वही मैंने बताए हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो हमारा अगला आ जाएगा रूप विज्ञान के नियम, ठीक है, ये भी इसी में आ जाता है मानकीकरण के नियम में। तो इसमें हम बताएंगे कि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के लिंग, वचन और काल के अनुसार रूपांतरण होता है, ठीक है। बोला है क्या यहाँ पर कि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के लिंग, वचन और काल के अनुसार के रूपांतरण होता है, ठीक है ना। और मानकीकरण के अनुसार इनका सही रूप में प्रयोग आवश्यक है, ठीक है, समझ आ गया। ये बोला है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया है ना उसका लिंग, काल और के अनुसार के रूपांतरण हमें देखने को मिलता है इन तीनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर और इसका ध्यान रखना हमें काफी जरूरी हो जाता है, तो इसलिए वह रूप विज्ञान के नियम में यह आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि लहजा या अनुतान किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा फैमिलियर भी हो गया, आपको पता होगा लहजा क्या होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना सही लहजे में बात करिए, तो उसी लहजे की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लहजा और अनुतान क्या होता है, और उदाहरण आपको भी देने हैं इसके, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पर लहजा या अनुतान क्या होता है, किसी भाषा के बोलने के तरीका, ठीक है ना।
हम कह सकते हैं लहजा या अनुतान क्या है, किसी भी बात को या किसी भी भाषा को बोलने का तरीका। तो हमारा क्या हो जाएगा, लहजा और अनुतान, ठीक है ना। बाकी लहजा एक अलग चीज़ है, अनुतान एक अलग चीज़ है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जो कि क्या क्षेत्रीय या सामाजिक कारकों के आधार पर भिन्न होता है, ठीक है ना। जो लहजा अनुतान होता है एक तरह से भाषा को बोलने का तरीका होता है, और ये अलग अलग हमें देखने को मिलता है। बिहार साइड पे जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग लहजा मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग लहजा देखने को मिलेगा। अब जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर आपको अलग अलग के तरीके से आपको मिलेंगे जो भाषा लोग बोल रहे हैं, ठीक है। उनके बोलने का तरीका ही अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं लहजा। तो ये किस कारण से होता है, उनकी क्षेत्रीय जो भिन्नता होती है और सामाजिक कारक पर भी निर्भर करता है, जिससे ये भिन्नता में देखने को मिलती है। आया समझ। तो लहजे से क्या पता चलता है हमें, किसी व्यक्ति के, वो व्यक्ति किस क्षेत्र से है, किस समुदाय से, किस सामाजिक समूह से है, ठीक है। मैंने आपको यही तो बताया, बिहार में जाओगे जैसे उसकी बोली रहेगी भाषा की, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये इस एरिया से है। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे या अपने गली मोहल्ले में मिलते हैं, वो किसी और जगह जाते हैं रहने के लिए, तो कोई व्यक्ति उनको मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको पता चल जाता है, भाई पूछते हैं कि तुम बिहार से हो, कैसे पता चल जाता है, उनके लहजे से पता चल जाता है कि हाँ भाई वो बिहार का व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये अपन यही बोला है भाई, लहजे से पता चलता है कोई व्यक्ति किस क्षेत्र का है, किस समुदाय का है और किस सामाजिक समूह से वो आता है। और हिंदी में क्या विभिन्न प्रकार के लहजे होते हैं जो कि भाषा को क्या विविधता को दर्शाते हैं, ठीक है। जो हमारी भाषा है उसको दर्शाते हैं, उसकी विविधता को, उसकी डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा में क्या होते हैं, बहुत से लहजे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं लूँगा, दो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। एक पहले अवधि का लेंगे और उसके बाद किसका लेंगे एग्जाम्पल, हम बिहारी लहजे का लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उदाहरण बोला था ना हमने क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है। तो अवधि में क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश के जो अवध क्षेत्र है, ठीक है ना। तो मैंने बोला क्षेत्र के हिसाब से हमें लहजा देखने को मिलेगा अलग अलग। तो उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है उसमें बोला जाने वाला जो हिंदी का रूप क्या है, उसे अवधि बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के जो अवध क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पर जो बोले जाने वाली हिंदी का रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, ठीक है। अवधि भाषा बोलते हैं। तो क्या उसको अवधि लहजा कहा जाता है। इसमें क्या शब्दों की ध्वनियाँ और बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो हम आम हिंदी बोलते हैं ना, वो थोड़ा उससे लहजा हमें अलग देखने को मिलता है अवध के एरिया में। जैसे कि कह रहे हैं की जगह क्या बोलते हैं, कहते हैं का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हम बोलेंगे भाई वो कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम वही बात करें अवध में क्या बोलेंगे, ये कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कहते हैं, यानी वो कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अवध का लहजा हो जाएगा। आया समझ। अब थोड़ा बिहारी लहजा भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिहार में बोलने का लहजा कि अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। हर जगह हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में क्या लहजा बदल जाता है वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जैसे कि बिहारी लहजे में क्या होगा, जैसे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल हिंदी हो गई, तो इसकी जगह क्या बोला जाता है, का हो रहल बा, ठीक है। देखा ना आपने, तो यह यहाँ पर बिहारी लहजा आ गया, ठीक है ना, का हो रहल बा, ठीक है। तो कमेंट में बताने कौन कौन बिहार से है, ठीक है ना। तो देखो अब अनुतान का अर्थ हम समझ लेते हैं कि अनुतान का अर्थ क्या होता है। तो अनुतान का मतलब होता है कि उच्चारण में ध्वनि का उतार चढ़ाव, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारी ध्वनि निकल रही है उसका उतार चढ़ाव। यानी कि हम थोड़ा लाउड बोलते हैं फिर धीरे बोलते हैं, तो इसका उतार चढ़ाव जो होता है उसको हम अनुतान बोलते हैं। तो इस बात को संदर्भित करता है किसी वाक्य या शब्द को किस प्रकार से बोला जाता है। मैंने बोला ना कि किसी शब्द को हम थोड़ा लाउडली बोलते हैं, किसी को धीरे बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अनुतान, ठीक है ना। जिसमें क्या है, ध्वनि का उतार चढ़ाव या उसकी भावना का अर्थ या अर्थ बदल जाता है, ठीक है। हम जिसको थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो उस कंटेक्स्ट में सुनाई देगा दूसरे वाले को। तो यहाँ पर यही बोला है कि उसकी भावना या अर्थ बदल जाता है, ठीक है। किससे, जिसमें ध्वनि का जब उतार चढ़ाव होता है, ठीक है ना भाई, समझ आ गया तुम्हें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, उसमें अंत की ध्वनि ऊंची होती है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अंत की जो ध्वनि होती है, जो अंतिम शब्द होता है, ठीक है, उसकी ध्वनि क्या तेज होती है, थोड़ी लाउड हम उसको बोलते हैं। जबकि जो सामान्य वाक्य होते हैं उसमें ध्वनि का उतार क्या स्थिर होता है, जो नॉर्मल एक सेंटेंस खत्म और उसमें कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल हमें लगेगा कि पूरा सेंटेंस क्या सेम है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं मानूँ तो, उदाहरण के लिए देखो, एक सामान्य वाक्य क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। क्या बोला मैंने कि नॉर्मल है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या है, ध्वनि स्थिर है। मैंने कुछ चेंज करा, तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, ठीक है। नॉर्मल लग रहा है कि मैं तुम भी एक जैसा बोला, कहाँ भी एक जैसा बोला, जा रहे हो भी एक जैसा मैंने बोला। लेकिन अब प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखो ना, हो पे ज़्यादा क्या आ रहा है हमारा, लाउड ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, यानी कि अंत में ध्वनि में क्या चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपने घर में भी देखा होगा, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कहीं बाहर जा रहे होते, तब आपके माँ बाप पूछ लेते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हो पे देखा होगा आपने कि थोड़ा ध्वनि थोड़ी तेज निकल रही है, तो वही क्या हो जाता है, हमारा अनुतान हो जाएगा। समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भाषा की शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको ये बताना है कि जो भाषा होती है उसकी शैलीगत विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना उसकी शैली आपको बताने, शैली में शब्दावली बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो भाषा की शैली का तात्पर्य क्या होता है कि किस प्रकार भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस शैली में उस भाषा का प्रयोग किया गया, उसको हम बोलते हैं भाषा की शैली, ठीक है ना। और ये प्रयोग किसी व्यक्ति की संस्कृति, क्षेत्र और सामाजिक स्थिति और प्रयोजन को के आधार पर अलग अलग होता है, ठीक है ना। और जो भाषा की शैली वो व्यक्ति की संस्कृति क्षेत्र को भी दिखाती है। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो इस प्रयोग होता है ना भाषा की शैली का, ये किसी व्यक्ति की संस्कृति, क्षेत्र और सामाजिक और स्थिति और प्रयोजन के आधार पर अलग अलग हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, भाषा की जो शैली होती है। तो पहले यहाँ पर आ जाएगी शब्दावली, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। तो शैलीगत विशेषता में पहले क्या आएगी, शब्दावली। तो भाषा में क्या है, शब्दावली का चयन शैली का प्रमुख हिस्सा होता है, ठीक है ना। जो भाषा होती है उसमें शब्दावली का जो चयन होता है, भाई शब्द, भाषा से पहले शब्द है, शब्द के बाद भाषा बनेगी, ठीक है। तो भाषा में क्या, शब्दावली का चयन बहुत जरूरी हो जाता है। और एक औपचारिक लेखन में प्रयुक्त शब्दावली सामान्य बातचीत में प्रयुक्त शब्दों से भिन्न होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो एक औपचारिक बात हम कर रहे हैं, औपचारिक लेखन हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो और सामान्य शब्दावली होती है, जो सामान्य बातचीत होती है उससे थोड़ी अलग होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, सम्मेलन, ठीक है, औपचारिक है, लेकिन हम बोलेंगे मुलाकात, ये सामान्य है, ठीक है ना। जैसे कि हम आम भाषा में बोलेंगे भाई हम मुलाकात करने गए थे, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा फॉर्मल तरीके से बोलेंगे, औपचारिक तरीके से बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई सम्मेलन में गए थे। सम्मेलन मतलब वही होता है मिलना, ठीक है ना। जब हम, आपने देखा होगा कि जब किसी की बैठक होती है, ठीक है, इंटरनेशनली या राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सम्मेलन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, सम्मेलन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे, सामान्य बातचीत में मुलाकात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया भाई शैलीगत विशेषता पहला आ जाता है शब्दावली, किस शब्द का चयन किया गया है, ठीक है। तो वही क्या बताती है, भाषा की शैली बताती है कि शैली औपचारिक है, अनौपचारिक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें, देखो वाक्य संरचना, ठीक है। तो ये भी शैली को दर्शाती है। तो भाषा की शैली में वाक्य संरचना भी क्या भिन्न होती है, ठीक है ना। अलग अलग शैली में अलग अलग हमें वाक्य संरचना देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं बात करूँ साहित्यिक शैली में क्या होता है, जटिल और लंबे वाक्य होते हैं। आपको देखा होगा जब आप किताबें पढ़ते हैं, कोई साहित्य पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत जटिल और लंबे वाक्य हमें देखने को मिलते हैं। जबकि जो सामान्य शैली में छोटे और सरल वाक्य होते हैं। जब आप कोई बच्चों की स्टोरी पढ़ते हो, ठीक है, मतलब बच्चों की किताब जब आप पढ़ते होगे सेकंड थर्ड क्लास की, तो उसमें हिंदी होती है या कोई भी भाषा में आप पढ़ते हो, तो उसके जो वाक्य होते हैं, जो उसमें सेंटेंस होता है, काफ़ी छोटे और काफ़ी सरल होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो वाक्य संरचना भी क्या अलग अलग होती है शैली के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। आगे हम बात करें ध्वनि और लय, ठीक है ना। ध्वनि क्या होती है, आवाज। लय क्या होती है, हम किस ताल में बोल रहे हैं, ठीक है, किस सुर में बोल रहे हैं, वो लय होती है। तो ध्वनि और लय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है भाषा की शैली के अकॉर्डिंग। तो कविता और गीतों में भाषा की शैली ध्वनि और लय पर निर्भर करते हैं। आपको पता है भाई, जो कविता हम सुनते हैं, वो गीत भी हो गया, तो भाषा की शैली क्या है ठीक है, शैली जो है उसकी ध्वनि और लय पर निर्भर करती है, ठीक है। जबकि जो गद्य लेखन होता है उसमें इसकी कोई भी विशेष महत्व नहीं होता। अब गद्य लेखन है, ठीक है, गद्य लेखन भी किसी भाषा में लिखा गया होगा, लेकिन उसमें कोई लय और ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिंपल से हम स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं, कहानी की तरह पढ़ लेते हैं। लेकिन जो कविता और गीत है उसमें लय और जो उसमें ध्वनि होती है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उसी पर वो निर्भर करती है, ठीक है। तो शैली की जो ध्यान रखना, शैलीगत विशेषता में क्या आएगा, हमारा ध्वनि और लय भी आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो भाषा की जो शैली है उस उद्देश्य पर भी निर्भर करती है जिसके लिए भाषा का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो उद्देश्य भी क्या हो जाएगी, इसकी शैलीगत विशेषता हो जाएगी कि भाषा की शैली उस उद्देश्य पर निर्भर करती है कि जिसके लिए भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। भाई किसके लिए यूज़ किया जा रहा है भाषा का, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या है उस भाषा का, तो उसकी शैली उस पर भी निर्भर करती है। जैसे कि पत्रकारिता में भाषा तथ्यात्मक होगी, ठीक है। जब पत्रकारिता के लिए हम लिख रहे हैं तो उसकी जो शैली कैसी होगी, थोड़ी तथ्यात्मक होगी, उसमें थोड़ा फैक्ट ज़्यादा होंगे और संक्षिप्त होती है, ठीक है ना, फालतू की बात उसमें नहीं होती है। जबकि साहित्य में क्या होगा, भाषा भावनात्मक भी होगी और विस्तृत भी होगी। आया समझ। तो साहित्य जब पढ़ते तो कितनी लंबी इसमें स्टोरी होती है, ठीक है, साहित्य की, तो विस्तृत भी होगी और भावनात्मक भी होगी। लेकिन पत्रकारिता के लिए यूज़ करेंगे तो भाषा कैसी होगी, औपचारिक भी होगी, तथ्यात्मक भी होगी और संक्षिप्त भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर शैली आप देख सकते हो अलग अलग हमें देखने को मिलते, तो उस से आ जाए पता चल जाता है भाई कि उद्देश्य क्या है, ये भी देखना जरूरी होता है भाषा की शैली के लिए। तो भाषा की शैली क्या है, उद्देश्य पर भी निर्भर करती है, किस लिए जरूरी हो जाती है, ठीक है। आगे देखो समाज और संस्कृति।
तो समाज और संस्कृति पर भी क्या शैली निर्भर करती है। तो विभिन्न समाज और संस्कृतियों में क्या भाषा की शैली भिन्न होती है, ठीक है, जैसा समाज वैसी शैली होती है, ठीक है। तो अलग अलग समाज अलग अलग संस्कृति में जो भाषा की शैली होती है वो अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूँ धार्मिक ग्रंथों में जो प्रयुक्त भाषा है और दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त भाषा की शैली में क्या हमें अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या बोला, जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है, ठीक है ना, उसमें अलग संस्कृति में देखने को मिलेगी, भाषा थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बात करूँ मैं दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त भाषा उसमें हमें शैली में अंतर देखने को मिलेगा। शैली क्या होती है कि किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। शैली मतलब क्या होता है, किस तरीके से लिखा गया है, कैसे शब्दों का यूज़ किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं उस भाषा की शैली। तो ये अलग अलग पे डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए, ठीक है। आपको पता है जो हिंदी है ये हमारी क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है, ठीक है ना। अब अगर आप इस भ्रम में जी रहे हो कि जो हिंदी की हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तब गलत है, ठीक है भाई। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी हमारी क्या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है, ठीक है। ऐसी 22 भाषाएं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो आपको यही बताना है कि जो हिंदी है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको ये बताना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ रखा है, ठीक है ना। तो देखो जो भारत का संविधान है उसके अनुसार हिंदी को देशीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, पता है आपको, ठीक है। ठीक है, वैसे जो हिंदी को जब राष्ट्रीय भाषा बनाने की सोच रहे थे, ठीक है, तो लेकिन उस टाइम पर क्या हो रहा था, संविधान सभा में बहुत विवाद हो रहा था, तो इसलिए क्या हिंदी को राजभाषा बनाने का निश्चय किया। आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। जब भाषा को लेकर क्या था, राष्ट्रीय भाषा को लेकर मुद्दा चल रहा था संविधान सभा में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो संविधान के अनुसार जो हिंदी है उसको देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, और संविधान के अनुच्छेद 343, ठीक है, के अनुसार क्या हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। तो किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 343 में, ठीक है। 343 में बताया गया है कि जो हिंदी क्या है उसको देवनागरी लिपि में लिखा, मतलब देवनागरी लिपि हिंदी की होती है, ठीक है, आपको पता है। और इस संघ की राजभाषा के रूप में इसको मान्यता मिली है। ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 343 में बताया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें, और ये निर्णय क्या 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, ठीक है ना। और आपको पता है जब भी क्या 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, पता होगा आपको। ये तो अभी गया है 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी गया है, ठीक है ना। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि ये निर्णय जो है राजभाषा बनाने का 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, ठीक है ना। और ये वो लिखा भी गया है कि प्रतिवर्ष के हिंदी दिवस के रूप में इसको मान्यता मिलती है, मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब संवैधानिक स्थिति के कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो बात कर लेते हैं, जैसे कि राजभाषा, ठीक है। तो हिंदी को क्या संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार के सभी आधिकारिक कार्य हिंदी में किए जाने चाहिए। राजभाषा का मतलब होता है क्या है कि उसमें क्या है, जो जितने भी आधिकारिक काम है सरकार के वो किस में होंगे, हिंदी में होंगे। अब ऐसा नहीं कि हिंदी में, इंग्लिश में भी होते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी क्या है, हमारी राजभाषा है, ठीक है। इंग्लिश में मतलब कि जो हमारे ऑफिशियल काम है वो होते हैं, ठीक है ना। और भी ऐसी 22 भाषा टोटल, ठीक है, जो कि राजभाषा है। जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, गुजरात में जाओगे तो वहां पर जितने भी आधिकारिक काम है गुजराती में देखने को मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान में जाओगे राजस्थान, मतलब कि हर क्षेत्र की क्या है, हमें एक क्षेत्रीय भाषा देखने को मिलेगी, मतलब कि जिसको राजभाषा का दर्जा मिला गया है, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस एरिया में जितने भी आधिकारिक काम है अपने उस भाषा में कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी की बात की तो हिंदी को राजभाषा दिया गया है, यानी कि इसका मतलब है जो केंद्र सरकार है वो सभी काम के किस में कर सकती है, वो आधिकारिक काम वो हिंदी में करेगी, ठीक है ना, उसको करना चाहिए। समझ आ गया भाई राजभाषा का। अगला है अनुच्छेद 343 से 351। इसमें क्या बताया गया है कि इन अनुच्छेदों में हिंदी की संवैधानिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना कि अगर आपको पता नहीं था तो पता चल गया होगा, 343 से 351, ठीक है ना। इसमें क्या जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इसमें ये कहा गया है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी क्या प्रयोग आधिकारिक कार्यों में किया होगा, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि इंग्लिश का भी क्या ऑफिशियल वर्क में काम यूज होता है, तो उसमें यही बोला गया है, ठीक है, इन अनुच्छेदों में कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी क्या है प्रयोग किया जाएगा आधिकारिक कार्यों में। और जब तक कि इसे पूर्ण रूप से हिंदी में नहीं किया जा सकता, मतलब कि आधिकारिक काम को जब तक पूरे रूप से हिंदी में नहीं किया जा सकता, तब तक क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या आधिकारिक काम
किए जाएंगे। और आपने देखा होगा बहुत से जो गवर्नमेंट के काम है अधिकतर इंग्लिश में हमें देखने को मिलते हैं, हिंदी में तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से हिंदी में नहीं किया जा सकता तो क्या आधिकारिक कार्यों में हिंदी का भी यूज होगा। आ गया समझ। अगला है राज्यों की भाषाएं, ठीक है। तो हिंदी के साथ के अन्य भारतीय भाषाओं को भी क्या संविधान के तहत मान्यता दी गई है, ठीक है ना। तो मैंने एक तो हिंदी नहीं है, हिंदी के साथ साथ जितने भी और भी भाषा है भारत के अंदर उनको भी क्या है राजभाषा के रूप में मान्यता मिली गई है। और ध्यान रखना संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है ना, कितनी सूची है संविधान में, ठीक है ना, वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैं देखूंगा कितने आपको नॉलेज है, तो ध्यान रखना। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है ना, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें क्या प्रत्येक राज्य अपनी राज्य भाषा का उपयोग कर सकता है। मैंने आपको ये तो बताया गुजरात में गुजराती चलेगी, कोंकणी भी एक भाषा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भाई हर राज्य क्या है अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है अपने आधिकारिक काम के लिए, यानी कि ऑफिशियल वर्क के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे समझ, ठीक है। आगे देखो, हिंदी का विकास और संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 351 हमारा बोलता है, ठीक है। और इसके तहत हिंदी के प्रचार प्रसार और तकनीकी विकास के प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। तो 300 हमारा जो अनुच्छेद 351 है वो क्या कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार को क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए, और क्या इसके तहत हिंदी के जो प्रचार प्रसार और तकनीकी विकास के प्रयास किए जाने का प्रावधान है हमारा 351 अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। आया समझ। तो हिंदी का विकास का जिम्मा किसका है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है भाई, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो कि देवनागरी लिपि के संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया भाई कि देवनागरी लिपि के संबंध में अपने विचार बताने, यानी कि देवनागरी लिपि है क्या, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, ठीक है, देवनागरी लिपि होती क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देवनागरी लिपि किसकी है, हिंदी की है, ठीक है, और संस्कृत की भी है, ठीक है। और आपको पता होगा जो देवनागरी लिपि है किससे आई है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से आई है। किससे आई है, ब्राह्मी लिपि से आई है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो आपको ये बताना है कि भाई देवनागरी लिपि है क्या, विचार व्यक्त करने का मतलब क्या है, इन्हें अपनी मर्जी से जो मर्जी आ जाए वो लिखना नहीं है, देवनागरी लिपि के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो देखो देवनागरी लिपि के परिचय की हम बात कर लेते हैं पहले। तो देवनागरी लिपि क्या भारत के सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली है और प्राचीन लिपियों में से एक है, ठीक है ना। जब आपको पता है कि जब खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला गया था ना, तो जब ब्राह्मी लिपि को खोजा गया था तो उसमें क्या देवनागरी लिपि के जो अक्षर है उससे इसको क्या मैच किया गया, तब जाके क्या ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला गया था, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि से देवनागरी निकली है, ठीक है। और देवनागरी लिपि को क्या है, देवनागरी लिपि के अक्षर से मैच किया गया था ब्राह्मी लिपि के अक्षर से, ठीक है, तब जाके क्या है ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो देवनागरी लिपि का परिचय हम क्या कर सकते हैं कि प्राचीनों और बहुत पुरानी लिपियों में से एक है और सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लिपियों में से ये एक है, ठीक है ना, समझ आ गया। आगे हम बात करें, और मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं को क्या है लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मेनली हिंदी और संस्कृत को, ठीक है ना। हिंदी, संस्कृत, मराठी और जितनी अन्य भाषा है उसमें क्या है हिंदी में क्या इनकी देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, ठीक है, किसका, देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, ठीक है, किसमें, हिंदी, संस्कृत, मराठी जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे देखो, और इसका जो उद्भव है किससे हुआ, ब्राह्मी लिपि से, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और ये क्या है सदियों से विकसित होकर आज भारतीय भाषाओं की रीढ़ बन चुकी है, ठीक है ना। सदियों से विकसित होते आ रही है, भाषा का विकास क्या होता है पुराने टाइम से होता जा रहा है, इसमें नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस लिपि का जो विकास है बहुत पहले टाइम से ही हो रहा है, तो अभी क्या है भारतीय भाषाओं की रीढ़ बन चुकी है। आया समझ। आगे चलो, अब हम बात करते हैं इसकी संरचनात्मक विशेषताओं की। तो पहले इसमें आ जाएगा इसकी ध्वन्यात्मकता, ठीक है ना। तो इसमें क्या बता सकते हो आप कि देवनागरी लिपि क्या एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसका अर्थ है कि इसमें शब्दों को जिस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, जिस प्रकार से उन शब्दों की ध्वनि निकलते है उसको वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की पहली विशेषता क्या आ जाएगी, ध्वन्यात्मकता, यानी कि जैसी ध्वनि वैसा उसको लिखा जाता है। जैसे कि ध्वनि निकल रही है का की, तो उसको भी लिखेंगे कैसा, का ही लिखेंगे, समझ आया भाई। ख की ध्वनि निकल रही है तो खा ही लिखेंगे, तो ऐसा होता है देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि देवनागरी लिपि एक ध्वनात्मक लिपि, जिसका अर्थ है कि इसमें शब्दों को जिस प्रकार से उच्चारित यानी कि बोला जाता है
उसी हिसाब से उसको लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से इसको लिखा भी जाता है। और इस कारण से लिपि बोलने और लिखने में समान होती है। तो ऐसी लिपि जो बोलने और लिखने में समान होती है वो कौन सी लिपि होती है? हमारी देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन क्या? हमारे वर्ण है, ठीक है ना। तो पता होगा आपको, वर्णों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। एक स्वर होता है हमारा, ठीक है, एक हमारा व्यंजन होता है, ठीक है। और वर्ण किस में आते हैं? हमारी देवनागरी लिपि में आते हैं। किस में आते हैं? देवनागरी लिपि में हमारे आते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया? तो ध्यान रखना भाई, ये बोला है स्वर और व्यंजन किस में होते हैं? हमारे देवनागरी लिपि में होता है। यहाँ पर ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो देखो, देखते हैं इसको। तो इस लिपि में क्या स्वतंत्र स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। पता है हमें, ठीक है, कि जो देवनागरी लिपि होती है इसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। और स्वतंत्र स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र अक्षरों के रूप में या फिर व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में जुड़ जाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं होती लिखने में, ठीक है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर व्यंजन क्या होते हैं? हमारे क होते हैं, ख हो गया, ठीक है, ये ग हो गया। तो यहाँ पर यही बोले, स्वर है वो स्वतंत्र अक्षरों के रूप में हो सकते हैं यूज, या फिर व्यंजनों के साथ में आ सकते हैं, किसमें? मात्राओं के रूप में। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक व्यंजन लिख दिया का, ठीक है ना। अब मैं इसके संग क्या लगा दूंगा? स्वर लगा दूंगा, एक आ की मात्रा। तो आ तो मेरा स्वर है ना, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पर यही तो बोला है कि व्यंजन के साथ क्या मात्राओं के रूप में क्या स्वर जुड़ जाते हैं। या तो आप के भी देख लो, ठीक है। तो इसमें जो एक ही मात्रा, एक स्वर ही तो है, ये इसी की तो मात्रा है। ये जो हमारा ये होता है ए, इसी की मात्रा तो होती है ये वाली। तो इसमें हमारा व्यंजन के साथ जुड़ गया, ये समझ आ गया। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाती है या तो स्वतंत्र रूप से इसका यूज हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। अगला है मात्रा प्रणाली, ठीक है। तो इसमें क्या बताओगे आप कि देवनागरी लिपि में स्वर जो है मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़े होते हैं। बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जिससे कि लिपि बहुत ही संगठित और तार्किक बन जाती है, ठीक है ना। समझ आ गया भाई? अगला है हमारा, कोई कैपिटल अक्षर नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे हमारा रोमन में वगैरह में होता है, इसमें कोई कैपिटल अक्षर नहीं होता है। रोमन लिपि के विपरीत क्या देवनागरी में क्या बड़े और छोटे अक्षरों का भेद नहीं होता है। जो हमें रोमन लिपि में देखने को मिलता है कि बड़े अक्षर छोटे अक्षर, ऐसा देवनागरी लिपि में बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? लेखन में सरलता होती है। जो देवनागरी लिपि में लिखते हैं उससे क्या होती है? जो लेखन होता है वो काफी सरल हो जाता है, ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे देखो, अब हम बात करते हैं टिप्पणियों की, ठीक है ना, कि टिप्पणियां क्या होती हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में टिप्पणियां भी आती हैं। टिप्पणियां मतलब होता है कि शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। जो टॉपिक आएंगे उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना, मतलब कि कम शब्दों में लिखना होता है, ठीक है आपको। तो एग्जाम में टिप्पणियों क्वेश्चन भी आता है और आपको कुछ विशिष्ट शब्द दे रखे होते हैं, उनके बारे में आपको बताना होता है। वो भी मैंने कैटेगराइज करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के जो आते हैं, ठीक है ना, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा बचता है 10 मार्क्स वाले, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे वो बचेंगे 5 मार्क्स वाले, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो अब टिप्पणियों वाला सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। और आपको जो एग्जाम कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था, अब बता दिया है। आगे देखो, तो पहले में टिप्पणी करनी है विलोम शब्द पर, ठीक है। 4 से 5 आपको मिलेंगी, इसमें से आपको केवल 2 पर टिप्पणी लिखनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो पहली टिप्पणी हमें करनी है विलोम शब्द पर। तो देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि विलोम शब्द क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में हम एंटोनिम्स बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। और उन शब्दों को कहते हैं जो कि ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं या उल्टे अर्थ देते हैं। समझ आ गया? जैसे कि मैं बात करूं, दिन हो जाएगा, इसका हो जाएगा रात, ठीक है। तो ऐसे कि छोटा बड़ा, तो देख सकते हो। तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है और क्या उल्टा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। और हिंदी व्याकरण में क्या विलोम शब्द जो होते हैं महत्व इसका इसलिए होता है क्योंकि ये किसी विशेष वस्तु, स्थिति या भावना या घटना के विपरीत स्थिति को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जो घटना है, जो वस्तु है, ठीक है, उसकी क्या विपरीत स्थिति को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, विलोम शब्द हिंदी व्याकरण में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वही आप दिन रात वाला देख सकते हो, ठीक है ना, मैंने बता ही दिया आपको। अगला है हमारा कार्यालय हिंदी, ठीक है, इसमें टिप्पणी लिखने को आ जाता है। तो कार्यालय हिंदी क्या होती है? जिसका काम प्रशासनिक काम के लिए होता है, मतलब सरकारी कामकाज के लिए होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यालय हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है भाई, कार्यालय हिंदी वह हिंदी होती है जिसका प्रयोग मुख्यतः सरकारी और प्रशासनिक कामकाज के लिए होता है, ठीक है ना।
जब आप कोई भी ऑफिशियल काम जाते हो, अगर हिंदी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की गई, आप देखा होगा काफ़ी फॉर्मल लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है, ठीक है ना, औपचारिक भाषा उसमें यूज़ होती है, यानी कि औपचारिक हिंदी उसमें यूज़ हो रखी होती है, जिसे हम बोलते हैं कार्यालय हिंदी, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे हम बात करें, और ये क्या मानकीकृत भाषा होती है जिसका उपयोग आधिकारिक पत्राचार, दस्तावेज और सरकारी रिपोर्टों में होता है। जो भी नोटिस वो जारी करता है, कोई गवर्नमेंट जारी करती है, तो उसमें जो हिंदी का प्रयोग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो एक मानकीकृत भाषा होती है। आया समझ। और कार्यालय हिंदी में कुछ विशेष नियम और प्रारूप होते हैं, ठीक है। जो कार्यालय हिंदी होती है उसमें क्या कुछ नियम होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। और यानी कि उसमें काफ़ी हमें औपचारिकता होनी चाहिए। भाई दोस्त को लेटर थोड़ी लिख रहे हैं, ठीक है, सरकारी काम हो रहा है, तो काफी औपचारिकता का ध्यान रखना होता है। तो एक नियम और प्रारूप होता है, ये कैसा होगा, प्रारूप मतलब क्या होता है, वो दिखने में कैसा होगा, ठीक है ना। तो नियम और प्रारूप होते हैं जो इसे औपचारिक और क्या संरचित बनाते हैं, और ध्यान रखना काफी संक्षिप्त भी होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए आपका भी आ जाएंगे, ठीक है, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, कोई नोटिस जारी करना हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए सरल और स्पष्ट भाषा इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, कुछ क्या नियम होते हैं और प्रारूप होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आ जाएगा पहला कि सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्याकरणिक सटीकता होती है, ठीक है, जो हमारी कार्यालय हिंदी होती है उसकी जो व्याकरणिक शुद्धता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसमें कोई भी हमें क्या है व्याकरण की अशुद्धता देखने को नहीं मिलेगी। जो व्याकरण होते हैं बिल्कुल सटीक होती है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कार्यालय हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आ जाएगा हमारा तकनीकी शब्दावली, और इसमें क्या है जो हमारी कार्यालय हिंदी होती है उसमें तकनीकी शब्दावली का यूज होता है। अब जिस भी क्षेत्र के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सरकारी काम हो रहा है, ठीक है, वो जिस क्षेत्र से जुड़ा है वो सरकारी काम, उससे रिलेटेड ही क्या होगा, उसमें शब्दावली का यूज होगा, शब्दावली का यूज होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बताना कुछ नियम है जो यूज होते हैं कार्यालय हिंदी को लिखते वक्त, ठीक है ना, जो यूज होती है। उसके बाद है शुद्धता और संक्षिप्तता, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए जो हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है। वर्तनी शुद्धता का मतलब क्या है यहाँ पर, जो उसका लेखन है यानी जो वर्तनी है उसकी, वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ध्यान रखना। और संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब कि मेन मेन बातें उसमें होनी चाहिए कि इसमें बिल्कुल कह सकते हैं काम की बातें हों और वो काफ़ी छोटा रूप में हो, ठीक है। जो उसमें जो भी लेख लिखा जा रहा है कार्यालय जो भी सरकारी काम के काज के लिए, वो छोटा होना चाहिए, और व्याकरणिक सटीकता उसमें होनी चाहिए। आगे समझ। अगला है शब्दकोश में शब्द ढूंढना, ठीक है, शब्दकोश से शब्द ढूंढना। ये हमारी अगली टिप्पणी करनी है इस पे कि भाई शब्दकोश में से शब्द ढूंढना। पता होगा शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी होता है जहाँ से हमें क्या शब्द निकालना ढूंढना होता है। मान लो कि हमें कोई शब्द का मतलब नहीं पता है, हमें कोई नया वर्ड देखने को मिल गया, तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में देखते हैं, ठीक है ना। तो शब्दकोश में शब्द ढूंढना, तो शब्द क्या क्या होता है, शब्दकोश एक भाषा का महत्वपूर्ण साधन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है किसी भी शब्द के अर्थ, उच्चारण, उसका व्याकरणिक रूप और उसके प्रयोग की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, शब्दकोश क्या होता है, भाषिक साधन हम कह सकते हैं, इसमें क्या किसी शब्द का अर्थ जान सकते हैं, उच्चारण देख सकते हैं, उसका व्याकरणिक रूप देख सकते हैं, उसका प्रयोग की जानकारी हम देख सकते हैं किस सेंस में उस शब्द का यूज होगा जो हमें जिसका अर्थ नहीं पता है। आगे समझ। आगे देखो भाई, और शब्दकोश का उपयोग क्या होता है, किसी नए या अपरिचित, अपरिचित मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं, अपरिचित मतलब क्या होता है, जिसको आप पहले से नहीं जानते हैं, आप उससे परिचित ही नहीं है, तो वो जगह अपरिचित शब्द, यानी नए या अपरिचित शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या भाई किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। हिंदी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जो शब्द मिलेंगे ना आपको बिल्कुल लाइन से मिलेंगे, का से शब्द, खा से शब्द, गा से, घा से, तो मतलब कि क्या मिलेंगे हमें वर्णों के हिसाब से, बिल्कुल क्रम में मिलेंगे, ठीक है। पहले का से, फिर खा से, फिर गा से, तो ऐसे में आसानी हो जाती है। हमें कोई वर्ड ढूंढना जो कि घा से है, तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को उसके घा वाले सेक्शन में चले जाएंगे और फिर उस शब्द को हम ढूंढेंगे जो कि हमें मेरा जिसका हमें अर्थ नहीं पता है, तो उसको हम जाएंगे घा वाले सेक्शन में जाएंगे उस डिक्शनरी के, और वहाँ पे उस शब्द का आंसर, उसका जो मतलब है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, ढूंढ लेंगे। और इसमें क्या होता है, शब्दों को बता दिया मैंने, जिससे क्या है उन्हें खोजना आसान हो जाता है। मैंने बताया ना आपको आसान हो जाएगा, पूरे वर्ड दौड़ देखने आपको, आपको घा से आपका शब्द की शुरुआत हो रही है, घा वर्ण से, कोई घा व्यंजन से, तो वहां पर जाके आप इजीली देख सकते हो घा वाले सेक्शन में जाके। अगला हमारा अव्यय है, ठीक है। ये क्या होता है,
तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ठीक है ना ये। तो अव्यय क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में क्या प्रयुक्त होने पर अपना स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो ये क्या होते हैं अव्यय, भाई दोबारा बता देता हूँ कि वाक्य में जब ये यूज होते हैं ये अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में यूज होते हैं और अपना स्वरूप बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि, और अव्यय का अर्थ हम क्या कह सकते हैं, जो ना बदले, ठीक है। ये तो मैंने बताया अव्यय का मतलब क्या होता है, जो ना बदले, अर्थात ये शब्द हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे वाक्य का लिंग वचन काल या कारक कुछ भी हो, ठीक है। लिंग वचन काल कुछ भी हो, ये अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलते, उसको हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। हिंदी में जो अव्यय होते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। ये हम इसको क्या, अवयव को हम 3 हिस्सों में रखते हैं, ठीक है, 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, पहला है क्रिया विशेषण, वही मैंने बताया ना आपको, इसी की हम बात कर रहे हैं, क्रिया विशेषण संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक की, ठीक है ना। देखो क्रिया विशेषण जैसे बहुत, कम, जल्दी, धीरे, ये सब क्या हमारे क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। ये शब्द क्या करते हैं, क्रिया या विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो बहुत, कम, ये सब जो शब्द हैं ये क्रिया या विशेषण की विशेषता बताते हैं और ये अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलते हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे, ये अव्यय हो जाएंगे। उसके बाद संबंध सूचक, जो कि संबंध बताते हैं, ठीक है, हमारे संबंध सूचक हो जाएंगे, जैसे कि और, पर, से, तक। ये सब क्या करते हैं, वाक्य के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं और उसका उस वाक्य में किससे क्या संबंध है, जो भी वाक्य लिखा है उसमें किसी का क्या संबंध है उस वाक्य में, तो वो उसमें क्या हमारे संबंध सूचक बताते हैं। कौन से वर्ड बताते हैं, और बताता है, पर बताते हैं, से बताता है, तक बताता है। तो ये शब्द क्या वाक्य में विभिन्न हिस्सों तक आपस में जोड़ते ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद है विस्मयादि बोधक, इस जैसे कि विस्मयादि बोधक आप समझ सकते हो, जो हमारी फीलिंग्स होती है, भावनाओं को प्रकट करते हैं, वो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। जैसे कि वाह, हम बोलते हैं मुझे अच्छी लगती है, हम बोलेंगे वाह, अरे, ओह, हमें कोई चोट लग जाएगी हम कुछ बोलेंगे तो ओह, तो समझ रहे हो। तो वाह, अरे, ओह, ये क्या होता है, हमारे विस्मयादि बोधक होते हैं और ये अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलते हैं। अब यही तो बात हम कर रहे हैं, अब ये यही होते हैं, ठीक है ना। और ये शब्द किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं, मैंने बताया ना, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हमारा यूज होते हैं। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है किसको लिए, भावनात्मक, यानी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए। हम ज़्यादा खुश है तो हम बोलेंगे वाह, ठीक है। अगर हमें अच्छा लगेगा हम बोलेंगे अरे। तो समझ रहे हो ना, तो हमारी भावना है, जैसा हम बोलना चाह रहे हैं हमारी भावना को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक यानी वाह, अरे सब यूज कर लेते हैं। तो हमारे 3 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक, जो हमें अव्यय के वर्ग होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उसके पार्ट्स होते हैं। समझ आ गया भाई। अब जो हमारे अगली कैटेगरी से आती है इस एग्जाम में, इस सब्जेक्ट कोड के, पारिभाषिक या विशिष्ट शब्द। आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, आपको कुछ ही वर्ड दे देगा, भूकंप, भूस्खलन, वायुमंडल, आपको उसको बताना होता है, ठीक है, वो क्या होता है। काफी छोटा आंसर इसका लिखना होता है, ठीक है, आसान भी काफी होता है। पहला हमारा आ जाएगा भूखनन, ठीक है ना, वही लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही समझा रहा हूँ। पहला हमारा आ जाता है भूखनन, ठीक है। भू मतलब क्या होता है, भूमि, खनन मतलब क्या होता है, खुदाई, यानी कि भूमि की खुदाई करना, ठीक है। तुम्हारा भूखनन हो जाएगा, काफी आसान है। तो भूखनन का तात्पर्य होता है पृथ्वी की सतह के नीचे खुदाई करके खनिजों, पत्थरों और धातुओं आदि की खोज और उनको निकालना, ठीक है ना। क्या होता है भाई भूखनन, की धरती से, यानी कि जो जमीन है उसकी खुदाई करना, जितने भी खनिज हैं, जितने पत्थर धातु हैं उनको निकालना, इसलिए तो खुदाई की जाती है, वरना कोई पागल थोड़ी जो खुदाई करेगा फालतू में, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया क्या है, भूगर्भीय अध्ययन और खनिज संपदा के दोहन के लिए की जाती है। जो खनिज है, बोला जाता है ना, खनिज का हमें दोहन नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पर यही बोला है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया जो है भूगर्भीय अध्ययन और जो खनिज संपदा है, ठीक है ना, उसके दोहन के लिए की जाती है, जैसे तो कि हम अध्ययन करते हैं भूखनन का, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है हमारा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंबल की तरह काम करती है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना। तो ये क्या, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं। जैसे मेनली मैं बात करूँ कौन कौन सी गैस होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अन्य गैसें होती है। बाकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, आई थिंक 78% होती है, ठीक है, 78% क्या होती है हमारी नाइट्रोजन देखने को मिलती है, ठीक है। और 0.03 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और यह परत क्या पृथ्वी की सतह पर जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे आपको क्या है, जो भी
परिभाषिक शब्द विशिष्ट शब्द देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे लिखते हुए चले जाना है। अगला है हमारा रेडार। ठीक है, रेडार क्या होता है, देखो, तो रेडार क्या एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूरस्थ वस्तुओं की गति, दिशा और दूरी का पता लगाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो रेडार हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि रेडियो तरंगों का उपयोग करके, ठीक है, जो हमारे रेडियो तरंगे होते हैं उसका उपयोग करके दूरस्थ वस्तुओं की गति, दिशा और दूरी का पता लगाता है। और ये क्या, हवाई यातायात, मौसम पूर्वानुमान और सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मौसम आप देखते होंगे ना, जो टेलीकास्ट करते बताते हैं, फोरकास्ट करते हैं, मौसम ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो रडार का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, तो इसे आप बता सकते हो। ठीक है भाई, अगला है हमारा भूकंप। इससे कौन परिचित नहीं है, ठीक है, कभी खाया हो भूकंप के झटके तो कमेंट में बताना। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, भूकंप का मतलब समझ सकते हो कंपन से। ठीक है, जब धरती पे कंपन होगा तो उसको हम बोलते हैं भूकंप। ठीक है, जब वाइब्रेशन होगी धरती पर, ठीक है, फोन के वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब भी पृथ्वी पर क्या होगी, वाइब्रेशन होगी, ठीक है, यानी कि भूकंप किस कैसे आता है, कंपन से आता है। ठीक है, कंपन क्या होता है, जो हमारी प्लेटें होती हैं, ठीक है, जो हमारी धरती में प्लेट होती है, ठीक है, ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, जो दो प्लेट होती हैं, ठीक है, आपस में अगर वो टकरा गई तो कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, या दूर खिसक गई तो कंपन होता है। तो भूकंप के ये कारण होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, भूकंप के बारे में क्या बता सकते हो, तो भूकंप क्या है, पृथ्वी की सतह में अचानक हलचल या कंपन का होना है। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, जो धरातल है, जो पृथ्वी की सतह है, उस पर कंपन होना। ठीक है, जो क्या भूगर्भीय प्लेटों के गति या टकराव के कारण होता है। मैंने बोला ना, जो प्लेटें हैं हमारे भूगर्भ, यानी कि हमारे भूमि के गर्भ में, यानी कि हमारे धरती के नीचे जो प्लेटें हैं, उसकी गति से, उसके टकराव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक आपदा जो कि इमारतों और संरचनाओं को नुकसान यानी क्षति पहुंचाती है। क्षति मतलब नुकसान होता है। ठीक है ना, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, एक पहले तो ये नेचुरल डिजास्टर है, यानी प्राकृतिक आपदा हमारे हाथ में नहीं है, ये आ जाती है कभी भी। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो इमारत होती है, पुल होते हैं, जो संरचना जितनी बना रखी हो, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए होते हैं गवर्नमेंट, वो सब क्या तहस नहस हो जाते हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना, जहाँ पर काफ़ी तेज की भूकंप हमारा आता है। ठीक है, आया समझ, तो हमारा भूकंप के बारे में हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा वेबसाइट। ठीक है, इससे कौन परिचित नहीं है भाई, ठीक है ना, वेबसाइट बहुत सबको पता होगा। तो वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, और ये क्या होता है, डिजिटल पृष्ठों की एक श्रृंखला है, यानी कि बहुत सारे पेजेस होते हैं इस पे, जो किसी विशिष्ट विषय, संस्था या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो कि किसी संस्था की होती है, किसी व्यक्ति की होती है, उसके बारे में जानकारी दे रही होती है, या कोई मेनली टॉपिक के बारे में बता रही होती है। बहुत सारी वेबसाइट होती है जिनका अलग अलग काम होता है, कोई मेनली टॉपिक अपना बता रही होती है। मान लो हमें मेरे को जानना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में मुझे जानना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा भाई, जो वेबसाइट आ जाएगी, तो जिस वेबसाइट पर इसके बारे में होगा मुझे मिल जाएगा उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो विशिष्ट विषय के बारे में तो बता रही है। ठीक है, तो वेबसाइट का काम ये होता है, कोई संस्था की वेबसाइट होगी, वो अपना बिजनेस संभालती है, उससे कोई व्यक्ति के बारे में होगी, समझ आ गया, तो बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, और इसे किसी वेब ब्राउज़र के माध्यम से देखा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है, और ओपरा मिनी होता है, गूगल होता है, तो जितने भी वही ब्राउज़र है उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट के बारे में आप बता सकते हो। तो ऐसे आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो ये वीडियो हमारी समाप्त होती है, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, eklavya.ignu.com, और असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिलेंगे, ignufreeassignment.com। ठीक है ना, और असाइनमेंट बिल्कुल फ्री रहेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट करना, थोड़े टाइम बाद उसको हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है ना, तो ignufreeassignment.com के नाम से वेबसाइट है जहाँ पर आपको असाइनमेंट फ्री में मिल जाएंगे, आप शांति से बैठ के बना सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। ठीक है।